Okay, let's revise chapter 11, ethics and terms of audit engagement. इसका एग्जाम का वेटेज कितना है? 8 to 10 marks, वन ऑफ ICI's फेवरेट चैप्टर्स. ठीक है. नाउ, what do you mean by ethics? What is the need for professional ethics? तो ethics का मतलब क्या होता है? संस्कार. They are nothing but the moral principles जो आपके क्या संस्कार सिखाए हुए हैं. एथिक्स मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप आपके मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करते हो. आपको सच बोलना है, अच्छे से काम करना है, टाइम पे आना है, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना. दीज आर द मॉरल प्रिंसिपल्स है एथिक्स. इन द प्रोफेशन ऑफ ऑडिटिंग इज एथिक्स इंपॉर्टेंट? यस, बिकॉज जिस चीज पे हम ओपिनियन देते हैं उस ओपिनियन पे लाखों लोग भरोसा करने वाले हैं. इफ वी आर एथिकल, इफ वी प्रॉमिस ऑनेस्टी, तो वो हमारे रिपोर्ट पे ऑनेस्टली बिलीव कर पाएंगे. अगर हमारे एथिक्स में ही डाउट है तो वो बोलेंगे कि वो क्या ऑडिटर है, खुद फ्रॉड करके बैठा और ओपिनियन दे रहा है. आप बिलीव करोगे ऐसे ऑडिटर के रिपोर्ट को? नहीं. Therefore, it is very important to trust in the services of chartered accountants because we enhance the confidence of the intended users. So, should we be ethical? Yes. A chartered accountant in practice or in service is required to abide by the code of ethics. ICAI एक code of ethics रिलीज करता है जिसको हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है, irrespective of whether you are a chartered accountant in practice या आप सर्विस करते हो. ठीक है. एक बार आप सीए बन गए, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा. अगर आपने डेविएशन दिखाया, इफ यू डू नॉट फॉलो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आईसीएआई कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू. दे कैन सस्पेंड योर मेंबरशिप, रिमूव यू एज अ मेंबर, या फिर इसके अलावा भी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकती है. Two approaches to ethical behavior. There are two approaches. One is principle based approach and the other is rule based approach. प्रिंसिपल एंड रूल में ये फर्क होता है कि रूल्स मतलब आपको सिखाया जाएगा कि एथिकली कैसे बिहेव करना है, किसी से 5,000 के ऊपर का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है. एथिकल रूल्स रहेंगे. बट एवरी सिचुएशन में हर एक रूल फिट होगा क्या? नहीं. प्रिंसिपल का मतलब है कि सपोज कोई आपको 4,900 का गिफ्ट देता है तो शायद रूल वाइज आप लिमिट के अंदर हो, बट आप एथिकली सोचो. अगर रूल बोल रहा है कि 5,000 के ऊपर का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब 4,900 भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच. इट गोज बियॉन्ड द रूल. रूल तो क्या है? 5,000 लिखा है तो हम क्या करेंगे? 4,999 का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेंगे. दिस इज रूल बेस्ड अप्रोच. तो रूल्स आर देयर टू कीप पीपल इन ऑर्डर, बट ये रूल्स एक लिमिट तक ही चलेंगे. आपको कौन सा और एक अप्रोच लेना चाहिए? प्रिंसिपल बेस्ड. हर सिचुएशन में सोचो कि क्या मैं एथिकली सही कर रहा हूं. शायद मैं रूल के अंदर हूं, बट 499 का गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए क्या आपने? नहीं. So, the essence of principle based approach is that comply with the spirit of ethics. Ethics के मतलब को समझो, सिर्फ रूल्स मत समझो, स्पिरिट को समझो. It requires the accountant to exercise professional judgment in every situation. Rules तो ठीक है, खुद का judgment लो हर एक situation में. However, rule based approach is only on the basis of rules. And आप स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो कर लोगे बट शायद आप एथिकली सही नहीं हो. Therefore, it is necessary that spirit of code should be followed. मतलब सिर्फ रूल बेस्ड अप्रोच नहीं रखना चाहिए, आपने प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच भी रखना चाहिए. Fundamental principles of professional ethics as per ICAI. There are 5 fundamental principles जो आपने maintain करने चाहिए whenever you become a chartered accountant. सबसे पहला है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, सच बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना. एंड यू शुड नेवर बी नोइंगली एसोसिएटेड विथ एनी रिपोर्ट विच इज फॉल्स, या फिर उसमें कुछ मिसलीडिंग लिखा है, या फिर आपने नेग्लिजेंटली ऊपर ऊपर से चेक करके साइन कर दिया. ऐसे कभी भी करना नहीं है. झूठे रिपोर्ट्स पे साइन कभी भी करना नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज इंटेग्रिटी. The second is
ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है सच को सच मानो, झूठ को झूठ मानो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजन कभी भी नहीं देना है। इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज प्रोफेशनल जजमेंट। वन सेकेंड, आई जस्ट चार्ज माई लैपटॉप। यस, सो इट रिक्वायर्स दैट कभी भी ऑडिटर ने बायस नहीं रखना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखना है, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कभी भी डिसीजन नहीं देना है। ही शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव। जैसे एमसीक्यूज होते हैं, इट इज इधर राइट और रॉन्ग, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। Third, he should always exercise professional competence and due care. Professional competence मतलब अपना नॉलेज हमेशा अपडेट किया करो, ताकि जिस चीज का आप ऑडिट करना चाहते हो वो आप अच्छे से ऑडिट करोगे। अगर आपने ऐसे सोचा कि सीए में बन गई, अब पढ़ने की ही जरूरत नहीं, तो यू विल नेवर ऑडिट प्रॉपरली. You should always keep your knowledge updated, maintain his professional knowledge and skill to ensure that his client receives the best service. एंड ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है केयरफुली करो, नेग्लिजेंटली काम कभी भी नहीं करना है, जो भी चेक कर रहे हो अच्छे से चेक करो। फोर्थ इज कॉन्फिडेंशियलिटी while auditing, या फिर while doing any client work you will come across a lot of data about the client which is confidential. You should be careful that you never release or leak this data to any other person. Okay. And the last is professional behavior. You should always behave professionally when you go, when you talk with a client. सारे rules follow करो, ज़्यादा friendship मत करो, बहुत ज़्यादा late मत जाओ, rudely मत बात करो. You should always, you should never do anything which will discredit the profession. आप सीए का नाम खराब करो, ऐसे कभी भी काम करना नहीं है. द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स. ये भी एक एथिकल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, बट फंडामेंटल्स 5 होते हैं, उसके एडिशन में क्या लगता है? इंडिपेंडेंस. सो इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वो जजमेंट जो किसी और का सबॉर्डिनेट नहीं है, किसी और के वजह से नहीं दिया है. इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन. मुझे जो लगा वो मैंने आंसर दिया, किसी और को चाहिए था इसीलिए नहीं दिया. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस बिकॉज इंडिपेंडेंस माइट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हो सकता है कि मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत मैटर करती है, आपके लिए नहीं करती है, तो मैं शायद फ्रेंडशिप में बायस हो जाऊं, तो मेरा इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगा. अगर आप नहीं होते हो तो आपका इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होगा. Independence can be of two types: independence of mind and independence in appearance. Of mind का मतलब है that state of mind when you give an opinion without being affected by anybody else. आप जो opinion देते हो खुद से देते हो, किसी और के बारे में सोच के नहीं देते हो, मतलब आप mind में कैसे हो? Independent. The second type of independence is independence in appearance. आप mind में रहोगे independent, वो बात नहीं है, बट व्हेन अ रीजनेबल थर्ड पार्टी लुक्स एट यू, उस थर्ड पार्टी को भी लगना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो. आप क्लाइंट के साथ डिनर पे जाते हो और अगर ये किसी शेयर होल्डर ने देख लिया, तो यू माइट बी इंडिपेंडेंट इन योर माइंड, यू माइट बी ऑनेस्ट, बट उसके मन में तो डाउट आ जाएगा कि शायद आप इंडिपेंडेंट नहीं हो. सो एन ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट इन माइंड एज वेल एज इंडिपेंडेंट इन अपियरेंस. बट क्या ये इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरे आ सकते हैं? Yes, and there can be threats to independence. There are how many threats to independence? 5 threats to independence. सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. जब आपका खुद का इंटरेस्ट बीच में आ जाता है, जैसे कि आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो क्लाइंट के फीस पे, आपका ये क्लाइंट ही आपका 90% ऑफ द घर चलाता है, देन यू विल नेवर वांट टू गिव अ बैड ओपिनियन अबाउट द क्लाइंट. आपने अगर लोन दे रखा है या गारंटी दे रखी है क्लाइंट के लिए, या उन्होंने आपके लिए दी है, तो सॉफ्ट इंटरेस्ट आ जाएगा आपका थोड़ा. इन दैट केस योर यू विल नेवर ऑडिट इंडिपेंडेंटली. आपके इंडिपेंडेंट पे अब खतरा आ चुका है. अगर आप पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट सोच रहे हो क्लाइंट के साथ आगे जाके, इफ यू वांट टू become an employee of the company, then you will always want to keep the company happy. कंटिंजेंट फीस, कभी भी फीस कंटिंजेंट नहीं होनी चाहिए. कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट ऑन द आउटकम, कि अगर आपका टैक्स रिटर्न इतना आया तो 10% मेरा, तो इसमें तो मारा मारी हो जाएगी. विल ऑलवेज ट्राई टू मेक सच एडजस्टमेंट्स कि टैक्स एकदम कम आए.
समझ में आया? कभी भी फीस कंटिंजेंट नहीं रखनी है। द सेकेंड थ्रेट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। खुद का काम ही खुद चेक करोगे तो उसको कौन सा थ्रेट बोला जाएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इफ एन ऑडिटर was engaged in any previous audit or non-audit engagement, या फिर when a member of the audit team has previously served as a director or senior employee of the client। मतलब आप पिछले साल क्लाइंट के सीईओ थे, आप सीए थे, एंड नाउ यू थॉट बस हो गया अब खुद का प्रैक्टिस करते हैं। आपने खुद का प्रैक्टिस शुरू किया एंड यू आर ऑडिटिंग दैट कंपनी ओनली। तो अगर आप सीईओ थे तो आप नहीं एफएस बनाए रहेंगे, और अभी आप सीए बन के उसी कंपनी का ऑडिट करोगे तो आपने खुद के बनाए हुए एफएससी खुद चेक करोगे, तो विल यू एवर गिव एन ऑनेस्ट आंसर? नो। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर आपने कभी मैनेजमेंट सर्विसेज दे दी थी, या आपने कभी इंटरनल ऑडिट कर दिया था, या आपने उनको इन्वेस्टमेंट का एडवाइजरी दिया था, एंड नाउ यू आर चेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट अंडर स्टैट ऑडिट, आप कभी बोलोगे क्या इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है? नहीं बोलोगे ना। थर्ड इज विच थ्रेट? एडवोकेसी थ्रेट। यू शुड नेवर प्रमोट द क्लाइंट। कभी भी पब्लिक में ऐसे मत बोलो इनके शेयर्स खरीदो, मैं भी इनके शेयर्स में डील करता हूं, ऐसे कभी भी बोलना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट रिप्रेजेंट देम इन लिटिगेशन, वरना लोगों को लगेगा कि आप उनको प्रमोट कर रहे हो। दिस इज विच थ्रेट? एडवोकेसी थ्रेट। नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी थ्रेट। नेवर गेट टू कंफर्टेबल विद द क्लाइंट। फैमिली रिलेशंस मत बनाओ, क्लोज रिलेशनशिप्स मत बनाओ, क्योंकि आप फैमिली को हर्ट करना तो नहीं चाहोगे। कोई क्लोज रिलेटिव अगर उस कंपनी में काम करता है, या फिर आपका और कंपनी का बहुत सालों से ऑडिट चल रहा है, तो नाउ यू डेवलप अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट कंपनी। तो दिस इज वाई रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, कि 5 साल में आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आपको ही इनडेफिनेटली कंटिन्यू करने का परमिशन दे दिया तो आप तो एकदम घर जमाई बन जाओगे उनके। समझ में आया? The next is intimidation threat. If the client forces you, threatens you कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे, अगले साल काम पे नहीं रखेंगे, आप मॉडिफाई मत करना ओपिनियन, तो डरना नहीं है। अगर वो डरा रहे हैं देन इट इज विच थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट। थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, थ्रेट ऑफ रिड्यूसिंग द ऑडिट फीस, थ्रेट विथ लिटिगेशन, हम आपके ऊपर केस फाइल कर देंगे। सो दीज 5 आर द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। अगर इनमें से कोई भी थ्रेट आ जाए तो हमने इन थ्रेट के अगेंस्ट क्या अप्लाई करना चाहिए? सेफ गार्ड। लगने पे कैसे बैंडेड लगाते हो, वैसे ही अगर कोई थ्रेट आ जाए तो आपको क्या करना है? सेफ गार्ड करना है। हाउ विल यू अप्लाई द सेफ गार्ड? You will do what? If the threat exists, then the auditor should either eliminate the threat, threat को ही हटा दो। अगर कोई एक आर्टिकल है जिसका मामा उधर है तो आर्टिकल चेंज कर दो, एलिमिनेट कर दो उसको, या फिर रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अगर कोई पार्टनर का शेयर्स है तो पार्टनर को तो फर्म से नहीं निकाल पाओगे, बराबर? तो पार्टनर को बोलो कि आप इस एंगेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करोगे। रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। या लास्ट, अगर आप थ्रेट को कम ही नहीं कर पा रहे हो, देन इन दैट केस यू शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क एंड यू शुड विड्रॉ फ्रॉम द engagement. These are the safeguards against the threat. उसके बाद है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नथिंग बट एन एटीट्यूड। किस चीज का एटीट्यूड? दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, ऑलवेज बी अलर्ट कि कोई कंडीशन है क्या जो फ्रॉड इंडिकेट कर रही है, कोई कंडीशन है क्या जो मिसस्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है। जो भी क्लाइंट इंफॉर्मेशन देती है उसको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। इस एटीट्यूड को क्या बोला जाता है? professional skepticism. Maintaining this attitude will reduce the risk of overlooking unusual transactions. आप unusual transactions को overlook नहीं करोगे, आप over generalize नहीं करोगे हर conclusion को, क्योंकि आप questions पूछोगे, and you will not audit using inappropriate assumptions. आप बहुत क्लियर रहोगे कौन से assumptions पे ऑडिट करना है। So these 3 points are important, okay? उसके बाद हमने स्टार्ट किया था द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज एसे 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। दिस एसे 210 सेज कि सबसे पहले तो एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑडिटर टू डू व्हाट? ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ
What is the objective as per SA 210? So the objective of the auditor is to accept or continue the client only when the basis upon which it is to be performed has been agreed upon with the client. मतलब आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम में तभी आगे बढ़ो जब आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है। ऐसे 210 बोलता है दो स्टेप्स में क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहले चेक करो वेदर प्री कंडीशंस टू ऑडिट आर फुलफिल्ड, इफ यस देन कंफर्म विद देम कि बाकी के टर्म्स भी हमारे मैच हो रहे हैं कि नहीं। प्री कंडीशंस का मतलब वो कंडीशंस जिस पे हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, ये होने ही चाहिए तो हम ऑडिट शुरू करेंगे। और अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट है देन वी विल डिस्कस द अदर टर्म्स विद देम एंड फिर हम फाइनलाइज करके एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे साइन करते हैं। What are the preconditions to audit? There are how many preconditions to audit? Two. सबसे पहले, the management should use appropriate applicable reporting framework for presentation and preparation of FS. If the client tells you प्लीज ऑडिट बट हमने एएस या इंड एस नहीं यूज किया है, हमने हमारा अकाउंटिंग यूज किया है, यू विल नेवर एक्सेप्ट द क्लाइंट। क्योंकि हमारा मेन बेसिस है कि क्या आपने एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से एफएस बनाया है। इफ यस ओनली देन वी विल ऑडिट। This is my first precondition. And my second precondition is management. There are certain responsibilities जो आपकी है, जो मैं assume करके चल रही हूँ, agree with the management in writing कि there are certain premises. Premises का मतलब assumptions. मेरे कुछ assumptions है audit करते वक्त, आप मेरे को एक बार confirmation दे दो कि आपको ये assumptions पता है। If yes, only then I will accept the client. Which are those premises? सबसे पहला है, it is your responsibility for preparation of the financial statements. This is not my responsibility. You know that, right? Second, do you know that you are responsible for implementing the internal controls? Third, it is your responsibility to provide me with access to all the information that you are aware about, any additional information that I may request, and unrestricted access to talk to any person in your entity. These are my preconditions to audit. अगर preconditions present है तो आप क्या करोगे? ऑडिट को एक्सेप्ट करोगे, वरना ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। चार्ट देखो। इफ यू आर अप्रोच्ड विद एन ऑडिट एंगेजमेंट, check whether the preconditions are present. If they are not present, do not accept the engagement. If they are present, तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नाउ ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में क्या क्या होता है? एंगेजमेंट लेटर वी सेंड, द ऑडिटर सेंड्स द एंगेजमेंट लेटर टू द क्लाइंट। उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ रहता है? सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कि वी विल ओनली प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। सेकेंड, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां है, कि वी विल ओनली ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन auditing. We will exercise professional judgment and professional skepticism. हमारा काम सिर्फ इतना है कि we will identify the risk of material misstatement due to fraud or error, and we will give an opinion only after we have sufficient appropriate audit evidence. हमारी responsibility है to obtain an understanding of the internal controls, but we will never express an opinion on the internal controls, क्योंकि opinion on internal controls is not within the scope. हम इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं, बट इंटरनल कंट्रोल्स पे कभी भी क्या नहीं देते हैं? ओपिनियन। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स पे अगर ओपिनियन देना है तो उसका अलग से ऑडिट होता है। उसके बाद आई विल ऑल्सो चेक द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड बाय यू। I will check the appropriateness of going concern assumption used by you. I will also check the overall presentation of your financial statements, and you have to understand that I have certain inherent limitations. These are whose responsibilities? Auditors. ये पूछा था एग्जाम में, May 26. Okay. उसके बाद हम एंगेजमेंट लेटर में एक और चीज लिखते हैं, विच इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो हम बोल देते हैं कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं, पहले तो आप चेक करो। थर्ड, सिलेक्ट एन कंसिस्टेंट
एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रॉपरली अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करो एंड कंसिस्टेंटली उनको अप्लाई करो, रीजनेबल जजमेंट्स लो, इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करो, और मुझे हर चीजों का एक्सेस दो। और जब भी मैं आपसे रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगू, मतलब वेन एवर आई आस्क यू समथिंग इन राइटिंग, यू हैव टू गिव इट टू मी इन राइटिंग। दीज आर हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस एंगेजमेंट लेटर में और क्या होता है? फीस ऑफ द ऑडिट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है कि आई विल प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट addressing the members of the company. I will express my opinion, but the form and content may modify on the basis of the audit findings. मुझे जैसे audit findings मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा कि मैं कौन से टाइप का रिपोर्ट दूंगी. It could be modified, it could be unmodified. If you acknowledge this letter and if you agree with my terms, तो साइन करके मुझे भेज दो. ये लेटर कौन किसको भेजता है? ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को, राइटिंग ऑल दीज एज द टर्म्स एंड कंडीशंस. ओके, अब what should an auditor do if the management imposes a limitation prior to acceptance of the audit engagement? मतलब अभी तक तो ऑडिट एंगेजमेंट साइन हुआ है क्या लेटर? नहीं, उसके पहले ही क्लाइंट बोल देता है, मैम सॉरी बट वी विल नॉट लेट यू चेक दिस कंपनी. इस सब्सिडरी के बारे में आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आप इस पर्टिकुलर रेवेन्यू के बारे में नहीं पूछ सकते, आप कैशियर से बात नहीं कर सकते. मतलब दे आर इम्पोजिंग लिमिटेशन ऑन माई स्कोप, दे आर नॉट लेटिंग मी चेक. ऐसे सिचुएशन में व्हाट शुड एन ऑडिटर डू? देन द ऑडिटर शुड थिंक कि अगर मैंने ये ऑडिट को एक्सेप्ट किया तो क्या मैं अच्छे से चेक कर पाऊंगा? अगर मैं अच्छे से नहीं चेक कर पाऊंगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा? ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा. इफ आई डोंट गेट ऑडिट एविडेंस, हाउ विल आई गिव एन ओपिनियन? मतलब if I accept this audit, if there are chances that you will disclaim an opinion, disclaim मतलब आप ऐसा रिपोर्ट दोगे कि मुझे पता नहीं क्या ओपिनियन देना है. If these are the chances, then do not accept the audit engagement. Then the auditor should not accept the audit engagement. Clear? But अगर ऑडिट एंगेजमेंट वो फिर भी एक्सेप्ट करता है तो ठीक है. इफ ही थिंक इट्स नॉट दैट मटीरियल, ठीक है, उन्होंने बोला कि 2-3 हजार की इन्वेंट्री नहीं चेक कर पाओगे, तो ठीक है, 2-3 हजार माइट नॉट मैटर, तो आप उतना लिमिटेशन एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो. अब इमेजिन दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑडिट एंगेजमेंट. आपके टर्म्स पे आपने सारे एंगेजमेंट के लिए मैनेजमेंट को रेडी कर दिया. बट आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, नाउ द मैनेजमेंट इज आस्किंग यू टू चेंज द टर्म्स. क्या आपने जो एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स लिखे थे, अभी आप वो टर्म्स को थोड़ा बदल दो. ऐसे कौन बोल रहा है? मैनेजमेंट. कब बोल रहा है? आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट. साइन हो चुका है एंगेजमेंट लेटर, टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिस्कस हो चुका है, बट वो अब बोलते हैं कि आप क्या करो? इन टर्म्स को चेंज कर दो. इन दैट केस द ऑडिटर शुड नॉट अग्री until unless the reason is justified. अगर जस्टिफाइड लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो चेंज के लिए अग्री मत करो. कब जस्टिफाइड हो सकता है मैनेजमेंट का रीजन? the management can only be justified in the following reasons. सबसे पहले, if there is change in the circumstances affecting the need for the service. पहले मैनेजमेंट आईपीओ के लिए जाने वाली थी तो उनको बहुत बड़ा स्टैट ऑडिट लग रहा था. अब वो आईपीओ का डिसीजन उन्होंने छोड़ दिया तो शायद उनको इतना एक्सटेंसिव ऑडिट की जरूरत नहीं, तो वो बोलते कि मैम सॉरी बट मैनेजमेंट ने अभी बोला है कि हमको आईपीओ में नहीं जाना है, तो प्लीज कैन वी कैंसिल आवर टर्म्स. दिस इज एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस इज जेन्युइन. सेकेंड, मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर. मैनेजमेंट को लगा कि मैं रिव्यू के लिए आई हूं बट मैं तो स्टैट ऑडिट के लिए गई थी. अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या टर्म्स के रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैनेजमेंट को लगा कि एफएस भी हम ही बनाएंगे बट हम तो एफएस बनाने ही नहीं वाले थे. अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देन कैन वी एक्सेप्ट कि चेंज कर सकते टर्म्स? यस. Next, restriction on the scope of audit engagement imposed by management or other circumstances. Suppose किसी एक entity, किसी एक warehouse में आग लग गई. Now in that case, obviously तो financial data will, अगर वो जल चुका है या inventory जल चुकी है, तो आप वो inventory के लिए जा सकते हो क्या?
नहीं जा सकते हो. सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑन योर स्कोप, बट इट इज अ लिमिटेशन कॉज्ड बाय अदर सर्कमस्टांसेस जिसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं था. इन रीजंस में ही, इन तीन रीजंस में ही मैनेजमेंट कैन जस्टिफाई कि हम टर्म्स चेंज करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस आपको कोई भी जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करना है. उसके बाद, what steps should an auditor take before agreeing to the change of audit engagement to an engagement providing lower level of assurance? lower level मतलब क्या? पहले अगर हम स्टैट ऑडिट के लिए जा रहे थे तो हम कौन सा लेवल ऑफ अश्योरेंस देने वाले थे? रीजनेबल, मतलब ही हाई. बट अब मैनेजमेंट बोल रही कि मैम प्लीज स्टैट ऑडिट मत करो, अभी कौन सा ऑडिट कर दो? रिव्यू कर दो. रिव्यू एंगेजमेंट मालूम है ना? तो इसमें हम कौन सा अश्योरेंस देते हैं? लो अश्योरेंस देते हैं. मतलब मैनेजमेंट इज रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. अब आप हाई से किधर चले जाओ? लो में चले जाओ. तो शुड यू एक्सेप्ट? you should only accept if the reason is justified. अगर रीजन जस्टिफाइड लग रहा है तो एक्सेप्ट करो, अगर रीजन जस्टिफाइड नहीं है तो एक्सेप्ट मत करो. लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो हो सकता है कि आपने थोड़ा काम पहले भी परफॉर्म कर दिया था. यू स्टार्टेड विद द स्टैट ऑडिट, एक महीने बाद मैनेजमेंट बोलती है कि रिव्यू करो. आपने अग्री कर लिया, बट अब एक महीना तो स्टैट ऑडिट का काम कर लिया. फिर उन प्रोसीजर्स का क्या करोगे? क्या वो वेस्ट हो गया? नहीं. You can take the help of those procedures, use those procedures as evidence for your new engagement also. But इफ यू एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स तो आप रिपोर्ट न्यू टर्म्स के हिसाब से ही रिलीज करोगे. एंड इन द न्यू रिपोर्ट यू विल नेवर मेंशन द फॉलोइंग, ताकि आप रीडर्स को कभी भी क्या नहीं करो? कंफ्यूज नहीं करो. इन द न्यू रिपोर्ट यू विल नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट. आपने पहले क्या हुआ था वो कभी भी बात नहीं करना है. सेकेंड, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करना है. आपको प्रोसीजर सिर्फ तभी डिस्कस करना अलाउड है अगर आपने क्या एक्सेप्ट किया है? एयूपी. एयूपी मतलब अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. अग्रीड अपॉन प्रोसीजर मतलब क्या? पहले आप स्टैट ऑडिट कर रहे थे, एक महीने के लिए आपने ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत अच्छे से चेक किए. अब मैनेजमेंट बोलती है कि मैम जरूरत नहीं है बिकॉज हम नहीं जा रहे आईपीओ में, तो आप प्लीज रिव्यू कर सकते हो क्या? या फिर रिव्यू नहीं मैम, अभी आपने इतना काम कर लिया है तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे है इस पे एक रिपोर्ट दे दो. नाउ दिस इज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. मेरा काम क्या है? सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स चेक करना. तो जब कोई स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक काम लेते हैं तो उसको बोला जाता है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. अब अग्रीड अपॉन प्रोसीजर इज वेरी डिटेल्ड. अब इसमें तो मैं पहले प्रोसीजर्स के बारे में बात कर सकती हूँ ना? Yes. So only if you take agreed upon procedure, then you are allowed to discuss the old audit procedures. Otherwise, in your new audit report, you should not discuss the old terms and the old audit procedures. Next, what recourse is available अगर ऑडिटर न्यू टर्म्स के लिए रेडी नहीं है और मैनेजमेंट ओल्ड टर्म्स के बिना पे, ऑडिटर इज नॉट रेडी फॉर द न्यू टर्म्स एंड क्लाइंट इज नॉट रेडी फॉर द ओल्ड टर्म्स, मतलब दोनों में डेडलॉक हो गया. ऐसे में हम क्या करेंगे? वी विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. बट जाते जाते हम किन किन को बता के जाएंगे? वी विल टेल द अदर पार्टीज, टीसीडब्ल्यूजी, ओनर्स एंड ऑल्सो द रेगुलेटर्स कि हमारे और इनके बीच अब बनी नहीं है, हमारे टर्म्स इन्होंने चेंज करने के लिए बोला, रीजन इज नॉट जस्टिफाइड, वी डिड नॉट अग्री, दे डिड नॉट अग्री, सो वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट. रेकरिंग ऑडिट का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस ऑडिट. मतलब आप अगर 5 साल के लिए अपॉइंटेड हो तो दिस इज अ रेकरिंग ऑडिट. एवरी ईयर यू आर गोइंग टू ऑडिट नाउ फॉर 5 years. नाउ you will sign the engagement letter in the first year. The question is, do you need to send the letter every year? Then no. In a recurring audit, it is not necessary that you should send the engagement letter every year. It is sufficient if you sign it in the first year. But if any of these 8 situations exist, will you have to send the engagement letter again? Yes. Which are those situations? सबसे पहला, any indication that there is a misunderstanding in the objective and scope. कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैनेजमेंट को नहीं समझ रहा है, हमने लास्ट ईयर बहुत समझाने की कोशिश की, वो फिर भी इस साल बोल रहे हैं मैम एफएस बना देना, तो एक बार वापस लेटर भेज देते बिकॉज देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग.
Second, any revised or special terms of engagement due to new or unusual conditions. अगर आपने कोई न्यू कंडीशन ऐड की है या ओल्ड कंडीशन डिलीट की है, कुछ भी चेंज किया है, तो न्यू एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा. रिसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट. अगर कंपनी का क्लाइंट का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, देन द मैनेजमेंट हु एक्सेप्टेड योर अर्लियर एंगेजमेंट लेटर वाज डिफरेंट. नाउ द management is different. You will have to send a new letter. Significant change in the ओनरशिप. अगर ओनरशिप शेयर होल्डिंग बहुत मेजरली चेंज हुई है, मर्जर एक्विजिशन अगर हुआ है, देन यू विल हैव टू अगेन सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर. Significant change in the nature or size of the entity. If the entity has expanded its business या फिर सेल कर दिया है बिजनेस, तो साइज चेंज हो गया है, अब आपको ऑडिट के टर्म्स चेंज करने पड़ेंगे. चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी एनवायरमेंट. इफ एनी न्यू लॉ हैज कम, तो एक और बार एंगेजमेंट लेटर भेज दो, बिकॉज अब आपका स्कोप चेंज हो चुका है. इफ देर इज एनी चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पहले अगर एंटिटी एएस फॉलो कर रही थी और अब इंड एएस पे शिफ्ट हो गई है, यू विल हैव टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर. एंड लास्ट, इफ देर इज एनी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का चेंज, then you will have to send a new engagement letter. And now we start with the third part of this chapter, which is standards on audit quality. ICAI has made how many standards for audit quality? Two standards. Which are those standards? SQC1 and SA 220. SQC1 is applicable to whom? Entire firm, irrespective of which engagement they do. SA 220 is only applicable to audit engagement. क्लियर है? SQC1 का फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर whom? Firm that performs audit and review of historical financial information and other assurance and related services. मतलब ये आप कोई भी एंगेजमेंट करो, आपके ऊपर SQC1 एप्लीकेबल रहेगा. What is the objective of SQC1? Important. Your objective is to ensure that firm has a system of quality control. पूरे firm में एक system होना जरूरी है, which will help it provide reasonable assurance कि firm and firm का हर इंसान rules के साथ comply कर रहा है. कौन से rules के साथ? Professional standards, regulatory standards, as well as लीगल रिक्वायरमेंट्स. इन सब चीजों के साथ कौन कंप्लाई कर रहा है? फर्म एंड फर्म का हर इंसान. ये किसका मोटिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है? SQC1. What are the elements of a firm's quality control? फर्म की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करोगे? अगर आप SQC1 फॉलो करना चाहते हो, तो यू विल प्रिपेयर योर ओन पॉलिसीज. एवरी फर्म शुड हैव इट्स ओन पॉलिसी कि आपके फर्म में कंट्रोल्स कैसे रहेंगे, इंटरनल क्वालिटी कैसे बिल्ड होगी, कैसे, कौन से बेसिस पे पॉलिसी बनाओगे. देर आर 5 एलिमेंट्स. विच आर दोज एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्स, सॉरी. हमारा मेमोरी टेक्निक क्या है? हेल्प CA मिताली. H stands for human resources. E stands for ethics, ethical requirements. L stands for leadership requirements. P stands for performance of engagement. CA stands for continuance and acceptance of client, and M stands for monitoring the entire quality. मतलब ही ये है. H is for human resource, E is for ethical requirement, L is for leadership responsibility, P is for performance of engagement, CA is for acceptance and continuance of client, and M, Mitali, is for monitoring controls. सबसे पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक फर्म में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी मेंटेन करना? द CEOs or the managing partners take the ultimate responsibility to maintain क्वालिटी. अगर वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो उनके नीचे के लोग उनकी बात सुनेंगे. जैसे लीडर्स रहेंगे वैसे ही एम्प्लॉयज रहेंगे. इफ द लीडर्स एंश्योर गुड क्वालिटी, द एम्प्लॉयज विल फॉलो गुड क्वालिटी. Second is ethical requirements. Every firm should have policies कि how they are going to ethically be integrity. Integrity के साथ कैसे काम करेंगे? Objectivity, ये सारे professional ethics थे. Professional competence and due care,
कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। आपके रूल्स होने चाहिए कि आप इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करोगे। पूरे फर्म में ये बात सिखाई जानी चाहिए। बी ऑनेस्ट, टाइम पे काम खत्म करो, डोंट रश। टाइम लगा तो भी चलेगा बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स अपने सारे एम्प्लॉयज तक पहुंचाओ। हाउ विल यू, कैसे पहुंचाओगे? यू विल मेक सच पॉलिसीज एंड कम्युनिकेट दीज इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू ईच पर्सन। हर इंसान को ये कम्युनिकेट करके बताओ और आइडेंटिफाई करो कि कोई थ्रेट है क्या, और अगर थ्रेट है तो एलिमिनेट, रिड्यूस और विड्रॉ। समझा? उसके बाद द नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स। किसी भी क्लाइंट को ऐसे ही एक्सेप्ट मत करो, पूरे फर्म के नाम का सवाल है। यू शुड ओनली एक्सेप्ट अ क्लाइंट व्हेन द क्लाइंट का इंटेग्रिटी इज गुड। व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट, क्लाइंट अच्छा रहेगा बट आपके पास भी तो अच्छी टीम होनी चाहिए। अगर आपकी टीम स्ट्रांग है तो एक्सेप्ट करो, या फिर अगर आपको पता है आप एथिकली कंप्लाई कर पाओगे, ओनली देन एक्सेप्ट द क्लाइंट। कब कब सोचना है कि वेदर यू शुड एक्सेप्ट द क्लाइंट और नॉट? इन केस ऑफ न्यू क्लाइंट और इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग क्लाइंट इन अ कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंस एंगेजमेंट। 5 साल के लिए अपॉइंट हो चुके तो हर साल सोचना। या फिर सेम क्लाइंट बट न्यू एंगेजमेंट, स्टैट ऑडिट कर रहे थे, टैक्स ऑडिट भी दे दिया, तो सोचो डू यू वांट टू एक्सेप्ट द क्लाइंट? इन 3 सिचुएशंस में यू शुड थिंक वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट द क्लाइंट। हाउ विल यू चेक द इंटेग्रिटी ऑफ अ क्लाइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमने बोला इंटेग्रिटी चेक करो, बट आप इंटेग्रिटी कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द बिजनेस रेपुटेशन। मार्केट में क्या रेपुटेशन है इस कंपनी का, क्या बिजनेस करते हैं ये लोग, ओनर्स का क्या रेपुटेशन है, की मैनेजमेंट का क्या रेपुटेशन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशंस? क्या ये क्वालिटी का माल यूज करते हैं कि चीप क्वालिटी यूज करते हैं? यूजर्स का क्या कहना है? अगर क्लाइंट अच्छा नहीं है तो मत एक्सेप्ट करो। Information about the attitude of the client's principal with respect to interpretation of accounting standards। मतलब if the key management says इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड वो होनी चाहिए जिससे प्रॉफिट ज्यादा दिखे, देन क्या उनका एटीट्यूड अच्छा है? नहीं। ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट मत करो। Whether the client is strongly focused on keeping the firm's fee as low as possible। अगर वो हमारी फी को बहुत कम रख रहे हैं, मतलब वो हमसे अच्छा काम नहीं चाहते हैं, ऐसे क्लाइंट के साथ आगे मत बढ़ो। इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन, अगर वो हमारे स्कोप पे बार बार लिमिटेशन ला रहे हैं, देन देयर इंटेग्रिटी इज नॉट गुड। Indications that the client may be involved in money laundering or any other criminal activities। अगर ऐसा रिपोर्ट आपको कहीं बाहर से मिला कि the entity might be involved in something like this, you should absolutely not accept the client। And last, reasons for appointment and non reappointment of the previous firm। अगर रोटेशन है तो ठीक है, बट अगर प्रीवियस ऑडिटर को 5 साल के बीच में निकाल दिया था एंड यू आर अपॉइंटेड, यू शुड ऑलवेज चेक व्हाई वाज द प्रीवियस ऑडिटर रिमूव्ड। हो सकता है ही गेव अ मॉडिफाइड रिपोर्ट, ऑनेस्टली रिपोर्ट कर दिया, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इन्होंने निकाल दिया और मुझे रख दिया। तो आपको इससे भी समझेगा उनकी इंटेग्रिटी। ओके, द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके फर्म में अच्छे लोगों को हायर करो, रिक्रूटमेंट अच्छा रखो, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी रखो, तो आपके फर्म का क्वालिटी का आउटपुट आएगा। यू शुड ऑलवेज हायर पर्सनल, सफिशिएंट लोग होने चाहिए। दो ही लोग मिलके 100 क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स क्या काम करेगा आपका? दे शुड बी केपेबल, कॉम्पिटेंट एंड एथिकल ऑल्सो। आपके एचआर को बोलो कि प्रॉपरली रिक्रूट करे, प्रॉपरली कॉम्पेंसेशन एंड सैलरी दे, ट्रेनिंग कराए, उनके करियर के डेवलपमेंट के ऑप्शंस उनको सिखाए एंड उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। अगर लोग अच्छे हैं तो काम अच्छा निकलेगा। Then engagement performance, irrespective of which engagement you take, your performance should be very good. It should have a very very good quality and consistency of quality of performance engagement। आप सिर्फ तभी अचीव कर पाओगे जब आप आपके एंगेजमेंट टीम को बार बार समझाते हो, ब्रीफ करते हो कि आप क्यों जा रहे हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट,
हाउ विल यू कंप्लाई विथ स्टैंडर्ड्स, उनको समझाओ स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करना है। उनका सुपरविजन एंड ट्रेनिंग करो, उनका परफॉर्मेंस बार बार रिव्यू करो एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो। अगर आप ऐसा करोगे कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस परफॉर्म करते वक्त, देन योर क्वालिटी विल बी वेरी गुड। इफ ड्यूरिंग एन एंगेजमेंट एनी डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर अराइजेस, डिफिकल्ट अगर कोई चीज परफॉर्मेंस के टाइम दिख गई, या कंटेंशियस का मतलब डिसअग्रीमेंट, आपका और टीम का कहना अलग है, तो ऐसे केसेस में किससे बात करना चाहिए? एक्सपर्ट। टॉक टू एन एक्सपर्ट विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी, बट ऐसे ही रिपोर्ट मत दे देना। Engagement quality control review, a very important concept. In case of listed companies, it is compulsory कि हर एंगेजमेंट में कौन अपॉइंट होना चाहिए? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, EQCR। इस इंसान को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड या बाकी नहीं, एंड दैट टू विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो बिफोर दिस रिपोर्ट, जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करो, उसके पहले सिग्निफिकेंट मैटर्स किसके साथ डिस्कस करने हैं? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, EQCR। तो ये परफॉर्मेंस के पॉइंट्स है। EQCR is mandatory for all audit of FS of listed companies. If recommendations given by EQCR are not acceptable, आप उसके साथ डिस्कस करोगे, रिपोर्ट फाइनलाइज करने के पहले उसको ड्राफ्ट भेजोगे। अगर उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो यू विल हैव टू डिस्कस विथ हिम। अगर उसने कोई क्वेरी रेज की है तो क्वेरी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। जब तक क्वेरी रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक यू कैन नॉट इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे भी हो सकता है कि आपकी और टीम की कोई बहस चल रही है, या फिर हो सकता है कि यू डू नॉट अग्री विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, हो सकता है यू डू नॉट अग्री विद द ओपिनियन ऑफ द EQCR। वॉट एवर द सिचुएशन इज, यू शुड रिजॉल्व इट एंड ओनली देन यू कैन इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू इशू ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद द लास्ट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है आपके एंगेजमेंट में आप कोई भी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल्स लगाओगे, लेकिन वो क्वालिटी कंट्रोल्स चल रहे हैं कि नहीं ये भी तो चेक करो, और इसको बोला जाता है मॉनिटर करो। सो द फर्म शुड एंश्योर कि जो भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स उन्होंने बिठाई है, आर दे रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड वर्किंग एफिशिएंटली। ओके, then we start with SA 220, quality control for an audit of financial statements. SQC1 was applicable for the entire firm. SA 220 is applicable only to that particular audit engagement. SQC1 was the responsibility of the CEO and the मैनेजिंग पार्टनर। SQC1 में किसकी जिम्मेदारी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर, बिकॉज ही इज गोइंग टू लीड द टीम। SA 220 is based on the fact कि the firm is subject to SQC1। वो ये अज्यूम करके चल रहा है कि भाई आप SQC1 तो फुलफिल कर रहे हो। Objective of SA 20 is same as objective of SQC1। Explain the responsibilities of engagement partner as per SA 220। This is same as help CA मिताली, क्योंकि SQC1 और SA 20 बहुत ज्यादा सेम है। तो जैसे वहां पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी था, यहाँ पे भी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहां पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज फॉर L। ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स E था वहां पे हेल्प का, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस CA था, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम वहां पे ह्यूमन रिसोर्स था इसलिए H था, बट यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स थोड़ी रहेगा, एंगेजमेंट टीम ही रहेगी क्योंकि ऑडिट ऑफ FS है। तो यहाँ पे बस H इज सिमिलर टू एंगेजमेंट टीम। परफॉर्मेंस P एंड मिताली फॉर M, मतलब इट इज सेम एज हेल्प CA मिताली, सिर्फ H को थोड़ा रिप्लेस किया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। किसकी लीडरशिप जरूरी है? एंगेजमेंट पार्टनर। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही शुड एम्फोसाइज
परफॉर्म वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बोलो लोगों को कि स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, टीम को समझाओ। कंप्लाइंग विद द एंटिटीज क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, आपको ऐसे तो फॉलो करना ही है बट कंपनी के क्वालिटी भी फॉलो करनी है। इश्यू ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट, किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट पार्टनर। ही शुड मेक हिज टीम दैट केपेबल कि वो कोई भी उनको कंसर्न आके बोल सके विदाउट बीइंग अफ्रेड कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। एंड लास्ट, द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल, ये बार बार अपने टीम को बोलो। ये किसकी जिम्मेदारियां है? एंगेजमेंट पार्टनर की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एज पर SA 220 यू हैव टू लर्न दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Second, relevant ethical requirements. This is absolutely same as SQC 1। कुछ भी अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं। एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट सेम एज SQC 1, कुछ भी अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं। असाइनमेंट ऑफ टीम्स में भी कुछ भी नया नहीं है, अ वेरी जनरल पॉइंट, यू कैन जस्ट रीड दिस वंस, कुछ भी नया नहीं। द नेक्स्ट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब आप ऑडिट परफॉर्म करोगे तो व्हाट यू शुड बी केयरफुल कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। एक्सपर्ट की जरूरत है तो एक्सपर्ट से एक बार बात कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट लर्न करने वाली बात यह है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर कि चेक करो कि लिस्टेड कंपनीज में EQCR अपॉइंट हुआ है या नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट पार्टनर। उसकी सेकेंड जिम्मेदारी है कि ही शुड डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द engage with the EQCR, and he should never date his audit report before the date of EQCR's review। उसका रिव्यू और सब क्वेरीज रिजॉल्व होने के बाद ही ऑडिट रिपोर्ट पे डेट आना चाहिए। ये आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद लास्ट इज मॉनिटरिंग, मतलब द एंगेजमेंट पार्टनर शुड कीप मॉनिटरिंग कि क्या सारे कंट्रोल्स एंड क्वालिटी फॉलो हो रहा है कि नहीं फर्म। एंड देयरफॉर द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट एंगेजमेंट। इसके ऊपर भी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है। एंड व्हाट ऑल शुड द एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंट? सबसे पहले तो इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ दे वर रिजॉल्व्ड। इंडिपेंडेंस को कैसे कंप्लाई किया। कंक्लूजन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट, आपने कैसे डिसाइड किया क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इसका डॉक्यूमेंटेशन किसने रखना चाहिए? एंगेजमेंट पार्टनर। एंड लास्ट, अगर आपने किसी एक्सपर्ट का कोई कंसल्टेशन लिया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तो कौन सा कंसल्टेंट, कैसे सिलेक्ट किया, क्या पूछा, क्या एडवाइस आया, द ऑब्जेक्ट, नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन, सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहिए। किसने? एंगेजमेंट पार्टनर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड विद दिस वी एंड द रिविजन ऑफ चैप्टर 11। थैंक यू।